एक और इसका सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन नंबर 2। अब वो क्या है, मेडिसिन तो अलग है, मेडिसिन को तो मैं बता ही चुका हूँ। जैसे राज बब्बर का डुप्लीकेट था फिल्म आंखें में, तो वो डुप्लीकेट था, वो बन गया था चीफ मिनिस्टर, है ना, उसका कॉपी बना ली थी। तो वही कहानी यहाँ हुई है। मैं मुन्नू सर, मुन्नू। आपकी पत्नी और बेटे के कातिल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोग बड़े खतरनाक लोग हैं सर। मेरा भाई बुन्नू भी उनके कैद में है। और एक सबसे बड़ी बात, उन लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने ही एक आदमी को बिल्कुल आपका हमशक्ल बना दिया है। वो लोग आपको बदलना चाहते हैं सर। हाँ, आपको बदल। मुन्नू, तुमने यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर कर दी बेटे। चीफ मिनिस्टर साहब तो कब के बदले जा चुके हैं। ओके, तो आगे रिएक्शन होगी नहीं जब उसे कच्चा माल नहीं मिलेगा, कंपनी बंद हो जाएगी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी सीधी सी बात है। एक चीज समझो, हमने जो दवाइयाँ दी हैं उसने मूल कारण को नहीं निकाला है। काफ़ी पेशेंट्स के मैसेज आए कि आप हाइपरथायरॉयडिज्म के ऊपर एक अलग वीडियो बना दें। तो हालांकि मैंने हाइपरथायरॉयडिज्म के ऊपर एक वीडियो बनाई है जो पहले थी, जिसका टाइटल था थायराइड का मायाजाल पार्ट 2। उसके अंदर मैंने जो हाइपरथायरॉयडिज्म बताया अच्छी तरीके से, लेकिन वो थोड़ा सा पेशेंट क्लेरिफाई नहीं कर पाए, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि दोबारा वीडियो बनानी है। तो आज की जो वीडियो है ये हाइपरथायरॉयडिज्म के ऊपर बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पेशेंट्स आते हैं मेरे पास में हाइपरथायरॉयडिज्म। मैंने हाइपरथायरॉयडिज्म की जो पेशेंट्स हैं ना, ज़्यादातर देखे, ज़्यादातर जो जो बच्चे होते हैं मोस्टली फैटी, उनके अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म निकल कर आया है काफ़ी। कई पेशेंट ऐसे आए, लड़का है कोई 10-12 साल का, है ना, उसका जो बॉडी वेट 60-50-60 किलोग्राम बैठ रहा है और वो हाइपरथायरॉयडिज्म का शिकार हो गया, है ना। तो रिपोर्ट करे तब पता चला। और बड़ों में भी आता है, बड़ों में तो कब आता है, लेकिन जहाँ तक जेंडर की बात है तो मेल में हाइपरथायरॉयडिज्म ज़्यादा देखा गया, फीमेल में इतना नहीं देखा गया, फीमेल में हाइपोथायरॉयडिज्म देखा गया। अब ये क्या हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, उन पेशेंट्स के लिए जिनको अभी तक जिन्होंने वीडियो ना देखी हो या जानकारी ना हो, उनके लिए मैं बता दूं। दो तरीके के थायरॉयड बीमारी होती है हमारी बॉडी के अंदर। पहली बात तो थायरॉयड ग्लैंड्स होती है, गले के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास दो बीमारी हो सकती है, एक हाइपरथायरॉयडिज्म, एक हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का नाम है हाइपर, हाइपर मतलब जिसमें थायराइड ओवर एक्टिव हो गया, ठीक है। एक हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड क्या होगा, अंडर एक्टिव हो गया। तो इसका तालमेल बताऊं क्या है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन सिक्रेट करती है, बनाती भी है और सिक्रेट भी करती है ब्लड के अंदर। वो हार्मोन के नाम है T3 और T4, ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन। तो ये जो हार्मोन T3 T4 बन रहे हैं, इसका क्या है, ये हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है उसमें मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें रोल प्ले करते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं दोनों ही हार्मोन। तो T3 और T4 हार्मोन ये कैसे बनते हैं? एक्चुअली क्या है कि जो ग्लैंड्स होती है हमारी थायराइड ग्लैंड, वो आयोडीन का अपटेक करती है। आयोडीन हम जो खाना वाना खाते हैं उसमें से आता है। और एक होता है टायरोसिन अमीनो एसिड्स। तो टायरोसिन अमीनो एसिड्स प्लस आयोडीन मिलकर बनाता है T3 और T4। ओके, तो एक पूरा प्रोसेस है एक की जो आपकी जो ये जो ग्लैंड्स होती है थायराइड ग्लैंड, ये T3 T4 बनाने का या नहीं बनाने का, कब बनाने का, ये सिग्नल इसको देता है कौन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है TSH। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे ब्रेन के अंदर रहती है, दिमाग में। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वहां से सिक्रेट हुआ TSH, और TSH हार्मोन जो है वो आपका आया थायराइड ग्लैंड के अंदर, और थायराइड ग्लैंड्स के सरफेस पर गया है, और थायराइड ग्लैंड्स की जो थायराइड फॉलिकल होती है उसकी सरफेस पर अटैच हुआ, और उसको सिग्नल दे दिया भैया जल्दी से T3 T4 बनाओ, क्योंकि बॉडी के अंदर T3 T4 कम हो रहे हैं। ये मैकेनिज्म होता है। और ये मैकेनिज्म जो होती है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है, मतलब उल्टा, कि जब T3 T4 बन जाते हैं, अच्छी मात्रा में ब्लड में होते हैं, तो TSH को सिग्नल मतलब उसको सिग्नल देना बंद कर देता है वो। तब हमारी जो ग्लैंड्स है वो T3 T4 बनाना बंद कर देती है या कम कर देती है। तो ये पूरा पूरा मैकेनिज्म चलता रहता है, साइकिल की तरीके से चलती है, कि जिसमें क्या होता है, जब जरूरत होगी तब बनाएगी, जब जरूरत नहीं होगी तब नहीं बनाएगी। अब जो कब जरूरत है कब नहीं है वो डिपेंड करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के ऊपर। मान लिया सेल ग्रोथ हो रही है तो जरूरत नहीं पड़ रही, नहीं हो रही तो जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए आयोडीन और टायरोसिन के अपटेक से ये थायराइड ग्लैंड जो होती है
T3 T4 बनाती है। अब T3 T4 बनते कैसे हैं? सिंपल मैकेनिज्म फास्ट तरीके से बताता हूँ कि क्या होता है। आयोडीन लेता है, ब्लड के जरिए जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, और आपका जाता है टायरोसिन अमीनो एसिड्स, और वो दोनों मिलते हैं और एक बनती है टायरोसिन थायरोग्लोबुलिन बनती है। उस थायरोग्लोबुलिन जो होता है वो टायरोसिन को और आयोडीन को अपने ऊपर अटैच करवाता है, और आयोडीन जो है टायरोसिन के साथ मिलकर बनाता है। पहले तो बनाता है मोनो आयोडोथायरोनिन, फिर बनाता है डाई आयोडोथायरोनिन। मोनो आयोडोथायरोनिन में क्या होता है, एक आयोडीन का मोलिक्यूल रहता है, और डाई में रहते हैं दो मोलिक्यूल रहते हैं आयोडीन के, और मोनो डाई मिलकर बना देते हैं ट्राई, और दो डाई मिलकर बना देते हैं टेट्रा। तो टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन ये प्रॉपर हार्मोन होते हैं, जिसको हम जो है थायरोक्सिन हार्मोन बोल सकते हैं T4 को। अब ये T4 जो होता है, इसके अंदर एक मैकेनिज्म होती है, इसमें मतलब डी आयोडीनेशन, जिसके अंदर क्या होता है T4 में से आयोडीन निकल जाता है और वो जो बन जाता है T3 बन जाता है। तो T4 T3 में कन्वर्ट हो जाता है एक आयोडीन को बाहर निकाल के। ये पूरा एक मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, जो पूरा मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में होता क्या, देखिए एक्चुअली क्या होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म ना एक तरीके से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों क्यों कह रहे हैं, देखिए इसको समझिए जरा। एक्चुअली क्या होता है, कुछ पेशेंट्स में जो नॉर्मल थायराइड ग्लैंड काम कर रही थी, लेकिन कुछ पेशेंट्स में क्या हुआ, ये एक हमारी बॉडी के अंदर एक सेल्स होती हैं जो डिफेंसिव सेल बोल सकते हैं इसको, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बोल देते हैं। टी हेल्पर सेल्स होती हैं। अब सीधी भाषा में बताऊं तो एक तरीके से प्रतिरोधक क्षमता वाली सेल, जो हमारी बॉडी में बाहर की कोई चीज अगर आती है उस पर अटैक करती है। आप सब लोग जानते हो इस बारे में। तो ये जो इम्यून सेल होती हैं बॉडी की, ये क्या करती हैं, ये टीएसएच की एंटीबॉडी बना देती हैं। अब टीएसएच की एंटीबॉडी बनाई, अब टीएसएच की एंटीबॉडी कैसे बनाई, तो मतलब जो टीएसएच रिसेप्टर है, जहाँ पर टीएसएच जाके जुड़ता है, कहाँ पर, थायराइड ग्लैंड की फोलिकुलर सेल पर एक रिसेप्टर होता है, उसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर, TSHR। ओके, TSH रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर जो है, जो अटैच करवाया किसको, TSH को, तो TSH को अटैच करवाता। लेकिन इस केस में, हाइपरथायरॉयडिज्म वाले केस में क्या होता है, TSH की इस रिसेप्टर की एंटीबॉडी बन जाती है, और एंटीबॉडी जो बनी है वो ब्लड के अंदर घूम रही है, तो वो जाकर इस रिसेप्टर पर अटैच हो गई। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि भैया कि TSH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होना था वो सीक्रेट नहीं हुआ। तो थायराइड ग्लैंड्स को सिग्नल नहीं मिलेगा किसका, T3 T4 रोकने का बनाने का कोई सिग्नल उसको नहीं दे रहा है। तो वो, उसने एक बार साइकिल चल रही थी, तो वो ऐसे कैसे बनाती रहेगी, जब क्योंकि वो तब तक बनाती रहेगी जब तक उसे ये नहीं पता चलेगा कि बाहर प्रोडक्ट है कि नहीं है ब्लड के अंदर। और वो सिग्नल कौन देता, TSH देता। अब TSH वहां पर है ही नहीं, क्योंकि वहां पर जो TSH का एक बहरूपिया एक चिपक गया उसके साथ में, उसका जो कॉपी कह लो एक तरीके से, और TSH भैया वहां से डिक्रीट ही नहीं हुआ। ऐसे कह लो कि जैसे कि जो भैया कि फिल्मों में दिखाते हैं डुप्लीकेट, है ना। तो डुप्लीकेट बंदा आ गया। एक फिल्म कौन सी थी वो, हाँ, जैसे राज बब्बर का डुप्लीकेट था फिल्म आंखें में। तो वो डुप्लीकेट था, वो बन गया था चीफ मिनिस्टर, है ना, उसका कॉपी बना ली थी। तो वही कहानियां हुई है, तो चीफ मिनिस्टर वहां पहुंच गए थे। तो ऐसी तरीके से आपका जो थायराइड ग्लैंड्स को सिग्नल ही नहीं मिल पाया कि भैया कि कुछ करना है नहीं करना, क्योंकि वो तो वहां जाके पहुंच तो गया, लेकिन उसने काम नहीं करा वो वाला जो करना चाहिए था। टीएसएच रिसेप्टर जो है, टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडी जो है, वो आपका थायराइड ग्लैंड्स पर अटैच तो हो गई, लेकिन वो क्या है, वो कोई सिग्नल नहीं दे रही उसको। वो उससे न्यू नहीं कह रही है कि भैया कि आप जो है बाहर कम है या ज़्यादा है, T3 T4 आप रोको बनाओ, कुछ नहीं, है ना। बस उसको क्या है, ग्लैंड्स को ग्लैंड्स की साइकिल चलती आ रही है पहले की, थायराइड फॉलिकल की, जिसमें वो बना रही थी T3 T4, उसको रोकने का कोई वो प्रावधान नहीं हो पाया, उसको रोकने का कोई सिग्नल नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से क्या भैया वो बनाती रही। और हमारी जब बनाती रहेगी तो बना बना के वो ब्लड में डालती रहेगी, तो हमारी ब्लड में क्या है, इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा T3 और T4। ओके, मोस्टली T4, T3 एक तरीके से उसकी एक साइड फॉर्म होती है, तो T4 की मात्रा बढ़ जाती है। ओके, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। किस केस में, हाइपरथायरॉयडिज्म में। हाइपरथायरॉयडिज्म नाम इसलिए पड़ गया इसका। ओके, तो ये इसकी कहानी है हाइपरथायरॉयडिज्म की। तो ये जो सारा प्रोसेस है, इसमें क्या हुआ, जो इम्यून सेल थी जिन्होंने TSH रिसेप्टर की तरह काम करा है, तो इन्होंने क्या करा, सिग्नल
के साथ छेड़खानी कर दी, सीधी सी बात ये है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, T3 T4 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बढ़ तो गई, अब कंट्रोल कैसे हो, देखो कंट्रोल की बात बताता हूँ। कंट्रोल करने के लिए हम दवाई देते हैं। अब दवाई जो दी जाती है वो दी जाती है, एक तो होती है PTU, एक होती है कार्बिमाजोल, मिथिमाजोल। तो ये मेडिसिन हम देते हैं पेशेंट को जिसका हाइपरथायरॉयडिज्म आता है, जिसका जो है T3 T4 बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, TSH कम रहता है। TSH नॉर्मल भी रह सकता है, कम भी रह सकता है, ओके, क्योंकि अभी मान लिया वहाँ से निकला ही ना ऊपर से, तो फिर नॉर्मल भी हो सकता है। सो कहने का सेंस क्या है कि अब उसमें हम कैसे करते हैं, ये जो दवाई है, ये जो आपकी जो मैंने बताया कार्बिमाजोल, मिथिमाजोल, PTU, ये क्या करती हैं, ये वो जो प्रोसेस है जिसके जरिए अंदर साइकिल है जिसमें आयोडीन का अपटेक हो रहा है, आयोडीन टायरोसिन के साथ मिल रही है और बना रही है मोनो आइडोथायरोनिन, मोनो फिर डाई बना रहा है, डाई फिर ट्राई बना रहा है, ट्राई फिर टेट्रा बना रहे हैं, मोनो डाई डाई टेट्रा बना रहे हैं। तो ये पूरा जो अंदर की साइकिल है, इस साइकिल पर स्टेप स्टेप पर ये दवाइयाँ काम करती हैं। जैसे कि एक एक वो होता है पेरोक्सीडेज एंजाइम, मैंने पिछली बार बताया था वीडियो में। तो पेरोक्सीडेज एंजाइम इस पूरे प्रोसेस को, रिएक्शंस को करता है जिसमें टायरोसिन जो है आपका जो आयोडीन के साथ मिलन होता है। अब ये मिलन कौन करवाता है, पेरोक्सीडेज एंजाइम कराता है, ओके। तो अब हम जो दवाई देंगे वो क्या करेगा, पेरोक्सीडेज को इनहिबिट करेगा, रोकेगा। या दूसरा क्या है कि आयोडीन का आयोडीन जो हम लेते हैं आई माइनस में लेते हैं, उसको I2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा। या तीसरा क्या, मोनो बन गए तो मोनो को डाई में कन्वर्ट होने नहीं देगा, डाई को ट्राई में कन्वर्ट नहीं होने देगा। और सब कुछ बन गया तो फिर आपका जो है फाइनली जो T4 बना था उसको T3 में कन्वर्ट कर देगा, ताकि हमारा जो T4 रहे ही नहीं बॉडी के अंदर। तो ये सब जो प्रोसेस होती हैं, ये सब दवाई के मोड ऑफ एक्शन बता रहा हूँ मैं, जो दवाई हम मार्केट से देते हैं। तो ये तो एक जनरल एलोपैथिक टर्म होगी। लेकिन एक चीज़ समझो, हमने जो दवाइयाँ दी हैं उसने मूल कारण को नहीं निकाला है। समझ रहे बात को, मूल कारण मतलब क्या है कि असली रीजन क्या था, असली रीजन था सेल सरफेस पर जो फॉलिकुलर सेल थी उस सरफेस पर हमारा जो TSH का रिसेप्टर एंटीबॉडी वो अटैच हो गई थी। अब वो एंटीबॉडी जो अटैच हुई पड़ी है वो वहीं की वहीं है। हाँ, वो वहीं के वहीं है। तो हुआ क्या, हम तो अंदर की साइकिल चेंज कर देते हैं, अंदर हमने बनाना ही बंद कर दिया है, बनाने अंदर का जो प्रोसेस था उस पर काम करा है, दवाई वहाँ काम कर रही है, लेकिन उस एंटीबॉडी को हमने नहीं हटाया वहाँ से। तो इसीलिए क्या होता है जो हाइपरथायरॉयडिज्म वाला केस है उसमें भी ये दवाइयाँ जब तक ले रहे हो तब तक आराम रहता है, और दवाई जब बंद करते हो तो पेशेंट फिर दोबारा से हाइपरथायरॉयडिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये आपका जो बीमारी चलती रहती है। तो क्या करना चाहिए भैया जनरली, तो जनरली हम क्या कर सकते हैं, जनरली बताएंगे दो नेचुरल तरीके हैं इसको, इससे निजात पाने के। पहला नेचुरल तरीका क्या है, आप आयोडीन का जो इंटेक है, ठीक है, आप आयोडीन का इंटेक कम कर दो। जहाँ ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी सीधी सी बात है। जब आप आयोडीन नहीं लोगे तो T3 T4 काय के बनाएगा वो, जब उसके पास में कच्चा माल ही ना। मना कर दो सर उसको, हम ना दे रहे। तो आप बाजार से खाने में जो है आप आयोडीन की मात्रा बिल्कुल कट कर दो या बंद कर दो, कम कर दो। ना रहेगा आयोडीन, ना बनेगा T3, ना बनेगा T4, ना बनेगा मोनो आइडोथायरिन, ना बनेगा ट्राई आइडोथायरिन, ओके। तो आगे रिएक्शन होगी नहीं, जब उसे कच्चा माल नहीं मिलेगा कंपनी बंद हो जाएगी ओके। तो क्या होगा, या थोड़ा थोड़ा दो। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, आयोडीन को रोक देते हैं पेशेंट का, और उससे कहते हैं भैया कि आप सेंधा नमक खाओ, सेंधा नमक, या इनकेस रॉक साल्ट खाइए, ओके। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले केस में रॉक साल्ट देते हैं। या दूसरा केस क्या कि उसको आयोडाइज्ड फूड ही खाने के लिए मना कर देते हैं कि भैया तुम आयोडाइज्ड फूड मत खाओ। अंडरस्टैंड, आयोडीन का इंटेक बंद कर दो, आयोडाइज्ड फूड बंद कर दो, तो ऑटोमेटिकली हमारी ये समस्या थोड़ी कुछ हद तक जो है सोल्व हो जाएगी, ओके। आयोडाइज्ड फूड जैसे कि पहली वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ, जो जितने भी समुद्री जीव होते हैं सब आयोडीन वाले रहते हैं, तो वो आपको इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म में नहीं लेना है। कहने का सेंस ये है, जो जो चीज़ें हाइपोथायरॉयडिज्म में लेते थे वो इसमें बंद कर देनी है, सीधी सी बात है, ओके। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में हम जो है आयोडीन की मात्रा लेते थे, आयोडाइज फूड लेते थे, वो हमें यहाँ नहीं लेने हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है। एक बात और बताऊँ आपको, एक और इसका सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन नंबर 2। अब वो क्या है, मेडिसिन तो अलग है, मैं मेडिसिन का तो मैं बता ही चुका हूँ।
तो सॉल्यूशन नंबर 1 आयोडीन का कट करना। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है, एक होता है सेलेनियम। तो सेलेनियम जो होता है एलिमेंट है, सेलेनियम के जो फूड होते हैं उनकी मात्रा को आप बढ़ा दीजिए। अब सेलेनियम रिच फूड जो है ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, ये देख सकते हो सामने, और चाहो तो आप जो है मार्केट से सेलेनियम का सप्लीमेंट भी ले सकते हो। इनफैक्ट जितने भी मल्टीविटामिन होते हैं सभी के अंदर ज़्यादातर सेलेनियम पाया जाता है। आप चेक कर सकते हो किसके अंदर कितना सेलेनियम है। जहाँ तक हाइपरथायरॉयडिज्म की बात है तो सेलेनियम की जो डोज है, एक्चुअली आरडीए जो है, मिनिमम रिकमेंडेड डोज जो है वो 60 माइक्रोग्राम में है, तो मिनिमम, ठीक है। लेकिन वो नॉर्मल पेशेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आपको कम से कम एटलीस्ट 100 माइक्रोग्राम सेलेनियम जरूर होना चाहिए। तो आप 100 माइक्रोग्राम सेलेनियम लेंगे किसके जरिए, मल्टीविटामिन के जरिए। तो मल्टीविटामिन में चेक करना सेलेनियम होना चाहिए लेकिन उस मल्टीविटामिन में आयोडीन नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो आयोडीन भी ले लो और सेलेनियम भी ले लो, वहीं के वहीं रहो। तो ओनली सेलेनियम इन हाइपरथायरॉयडिज्म। सेलेनियम क्या करता है, सेलेनियम जो है ये जो एंटीबॉडी बनती है ना, जो मैंने बताया थी TSH रिसेप्टर की एंटीबॉडी, इसी को बनने नहीं देता। एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो आपका TSH हार्मोन जो है ऊपर से आ जाएगा नीचे थायराइड ग्लैंड पे और प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगा। तो सेलेनियम फूड जरूर खाइए, सेलेनियम का सप्लीमेंट जरूर लीजिए, आयोडीन नहीं लेंगे। और बाकी एलोपैथिक दवाई में बता चुका हूँ, प्रोपाइल थायोसिल और मिथिमाजोल कार्बिमाजोल 3 मेडिसिन हम यूज कर लेते हैं मोस्टली। तो ये सब था हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।